आज तो गर्मी बहुत है भैया, तो चलिए हम कुछ बनाते हैं। तो यह हमने लिया 2 शीशा का गिलास और इसमें रखते हैं हम पानी। इसमें भी थोड़ा सा पानी रख लेते हैं और इसको मीठा करने के लिए हम थोड़ा सा चीनी रख लेते हैं। ये देख रहे हैं चीनी है और इसमें भी हम थोड़ा सा चीनी रख देते हैं। चलिए चीनी रख दिए। अब क्या करते हैं, हम दोनों को मिलाएंगे। चलिए दोनों को मिलाते हैं। मिला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे पेंदी में चीनी है, देख रहे हैं इसमें कि पेंदी में भी क्या है, चीनी है। चलिए मिला रहे हैं। मिलाओ भैया। देखो मिलावट आनी, गौर से देखिए हो, मिलावट आनी। मिला ही रहे हैं, ये मत कहिएगा कि हम भाग गए हैं कहीं, यहीं पर है। देखिए अब चलो भैया, अब बताइए क्या इसमें चीनी है चीनी नहीं है, इसमें नहीं है। कहाँ चला गया, पानी में घुल गया। अब ये जो बना इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं हम लोग बिलियन। क्या कहते हैं, बिलियन। तो चलिए पहले इसको पी लेते हैं ताकि गर्मी कम हो जाए। एक पी लिया जाए। चलिए, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अपने लोग का आज मुख्य जो टॉपिक है वो है बिलियन, जो क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर। चलिए, तो ये जो है अपना ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग 12th केमिस्ट्री बिलियन के बारे में VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसको पढ़िए। अब प्रश्न कहता है कि प्रासरण से आप क्या समझते हैं। प्रासरण से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम प्रासरण के बारे में बात करें, जिससे अंग्रेजी में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण, जैसे कि जल, यहाँ पर चीनी भाग गया था, पानी रह गया था, तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलय। इसमें विलायक के कण एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है या प्रवाहित होते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो पानी कम सांद्रता वाले विलयन यानी तनु से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः बहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर विलायक है, इधर विलय है और इधर वायु है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, इधर केवल वायु प्रेशर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि मूललता और मूलरता से आप क्या समझते हैं। तो इधर है मोलेंस, फिर है मोललता, फिर है मोलरता। अगर हम मोलेंस की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे तो कहेंगे कि बिलियन में किसी एक घटक के मोल की संख्या
और विलय में उपस्थित सभी घटक के मोल की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। जैसे अगर किसी विलयन में, इसमें क्या था, चीनी और पानी था, अभी जो बनाए थे उसमें दो घटक था, चीनी और पानी। तो अगर किसी विलयन में एक घटक ए है और दूसरा घटक अगर बी है, तो हम अगर ए के मोल अंश की गणना करेंगे तो इसे एक्स ए के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसका मान हो जाएगा Na बट्टे Na प्लस Nb, जहाँ Na जो है वह ए के मोल है और Nb जो है वो बी के मोल है। अगर इसके इकाई की बात करें तो इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। खास बात यह है कि विलयन के सभी घटकों के मोल अंश का योगफल हमेशा एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी विलयन में दो घटक ए और बी है, तो अगर ए का मोल अंश ज्ञात करें और फिर बी के मोल अंश ज्ञात करें तो दोनों का योग जो हो जाएगा, यानी ax प्लस bx का मान जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें मोल और मोल है आयतन है ना। अब बात हम लोग करते हैं किसका, मोललता के बारे में, जिसे स्मॉल m के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अगर परिभाषा की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि किसी भी विलायक के प्रति किलोग्राम में विलय की मोल की संख्या, मतलब किसी भी विलायक में, किसी विलायक 1 kg विलायक में जितने विलय के मोल संख्या घुले हुए हैं वो मोललता कहलाता है। अगर सूत्र की बात करें तो m बराबर होता है विलय की मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान kg में। अब चूंकि यहाँ पर द्रव्यमान है तो इसका मात्रक हो जाता है मोल प्रति kg या मोलल। खास बात यह है कि ताप बदलने पर मोललता नहीं बदलती है, क्योंकि ये द्रव्यमान पर आधारित है, आयतन पर नहीं। इसलिए इसका उपयोग भौतिक रसायन में ज़्यादा होता है। अब आता है मोललता, जिसे कैपिटल M के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब क्या होता है, तो विलयन के प्रति लीटर में घुले विलय के मोल की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं, और इसका सूत्र होता है कैपिटल M बराबर विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, और इसका इकाई होता है मोल प्रति लीटर या मोलर। खास बात यह है कि ताप बदलने पर मोलरता बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ताप से विलयन के आयतन बदलता है और ये लैब में ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? लैब में। और इसका उपयोग कहाँ होता है? भौतिक रसायन में ना, क्योंकि तापमान बदलने पर क्या होता है, आयतन बदलता है, और आयतन बदलेगा तो मोललता बदलेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न कहता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, यानी वैसा विलय जो उड़ता नहीं है, तो बनने वाले विलयन के क्वथनांक शुद्ध विलयन के क्वथनांक से बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम लोग अक्सर डेल टीबी के द्वारा व्यक्त करते हैं, और डेल टीबी बराबर होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध द्रव्य का या शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये बात को याद रखेंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। कहता है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? अवनमन हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल TF के द्वारा दर्शाते हैं, और यहाँ पर डेल TF बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिगर के द्वारा भी ये बात स्पष्ट किया गया है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण लॉ, जिसे हम लोग हेनरी के नियम से भी जानते हैं।
किस नियम से जानते हैं? हेनरी के नियम से जानते हैं। और सब आदमी को पता होगा कि हेनरी का नियम क्या होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, चूँकि ये बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है तो इसको तो बताना पड़ेगा ही। तो समझिए जरा बात को। कहता है कि इसका हेनरी के नियम का स्टेटमेंट है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव्य में घुली गैस की मात्रा उस गैस के द्रव्य के ऊपर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि ये कहता है कि अगर ताप स्थिर है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अगर आप किसी द्रव्य में गैस को घुलाना चाहते हैं तो उस द्रव्य में वो गैस उतना ज़्यादा घुलेगा जितना ज़्यादा आप उस पर प्रेशर लगाइएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज़्यादा घुलेगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर पिस्टन यहाँ है, प्रेशर कम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गैस के कुछ ही अणु 1 2 3 4 5 अणु ही इसमें घुला हुआ है, बाकी अणु द्रव्य से ऊपर है। लेकिन जैसे ही इस पिस्टन को नीचे किया जाता है यानी दाब बढ़ाया जाता है तो जल में घुले हुए यानी द्रव्य में घुले हुए अणुओं की द्रव्य में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाता है। यही तो हेनरी का नियम। अगर गणितीय रूप में देखें तो कहेंगे P बराबर KH इंटू एक्स, जहाँ P क्या है? विलयन के ऊपर गैस का आंशिक दाब है, S क्या है? X क्या है? तो विलय में गैस के मोल अंश है। अगर KH की बात करेंगे तो यह हेनरी स्थिरांक है। इसको अगर मोललता के रूप में देखा जाए तो यहाँ से क्या हो सकता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि C बराबर K इंटू P, ये भी कह सकते हैं। अगर C जो है ये गैस की सांद्रता है और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। हेनरी के नियम के बाद अब आप लोगों के सामने में आया है राउल्ट का नियम ना। अब ये इसका स्टेटमेंट क्या है, जरा स्टेटमेंट को समझिए। कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में उस वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो किसी भी विलयन में जितने भी वाष्पशील घटक है उसका जो आंशिक दाब है वो शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और विलयन के मोल अंश के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी विलयन में A और B दो वाष्पशील द्रव्य है, तो अगर PA का यानी A का आंशिक दाब की बात करेंगे तो ये हो जाएगा PA0 इंटू एक्स, और अगर PB की बात करेंगे आंशिक दाब के तो ये हो जाएगा PB0 इंटू एक्स ना। यहाँ आप देख सकते हैं इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। और इसी बात को अगर डाल्टन के नियम से अगर बात करेंगे तो डाल्टन के नियम से क्या हो जाएगा? कुल प्रेशर जो हो जाएगा P बराबर वो हो जाएगा PA प्लस PB, यानी किसी विलयन का कुल प्रेशर इतना हो जाएगा। यहाँ से आप रख सकते हैं तो कहेंगे x इंटू PA0 प्लस PB0 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेकर के वही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? आदर्श और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? आदर्श और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आदर्श विलयन की बात करें तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता तथा सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के लिए जो आंशिक दाब होता है वो बराबर होता है उनके P0 A इंटू PX A, या B के लिए PB बराबर P0 B इंटू PX B के। इसके एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। इसका मतलब है कि दोनों द्रव्यों को मिलाने पर न तो ऊष्मा निकलता है न ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसके बाद आयतन में परिवर्तन भी, मिश्रण के आयतन में परिवर्तन भी शून्य होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुल आयतन न तो घटता है न ही बढ़ता है। और अगर हम बात करते हैं अंतराण्विक बल के बारे में, तो अगर दो घटक है तो A और A, B और B, और A B के बीच में लगने वाला बल लगभग बराबर होता है।
अब अगर हम बात करते हैं अनादर्श विलयन के बारे में, तो ऐसे विलयन जो राउलेट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसके लिए PA नॉट इक्वल्स टू PA नॉट इंटू डेल एक्स, यानी ये राउलेट के नियम का पालन नहीं करता है। और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है ये भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसके अलावा जो मिश्रण में परिवर्तन होता है ये भी 0 के बराबर नहीं होता है। और अंतराण्विक बल जो होता है A और A के बीच और B और B के बीच लगने वाला बल AB के बीच लगने वाले बल के बराबर नहीं होते हैं और उसमें लगभग बराबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आप अनुसंख्य गुण से आप क्या समझते हैं, या अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार चर्चा में आया अनुसंख्य गुणधर्म, वहाँ भी हमने डिफाइंड किया था। तो यहाँ समझिए कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कण की प्रकृति पर नहीं, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रसरणी दाब, ये 4 जो है ये विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि परिसरिक दाब या प्रसरणिक दाब से आप क्या समझते हैं। तो वह न्यूनतम बाह्य बल जो किसी विलयन पर लगाया जाए ताकि शुद्ध विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश रुक जाए, तो उसे प्रसरणी दाब कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। और इसे हम लोग इन जनरली पाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। पाई बराबर होता है H ρ G ना। यहाँ पर आप उसका फिगर देख सकते हैं, यही उसका फिगर है। अब एक आता है कि प्रासरण क्या है। ऑस्मोसिस पहला ही प्रश्न था। तो प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के स्वतः गति करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, इसे आप पढ़िए, समझिए और देखिए क्या है, जो कि बताने वाला तो है नहीं, इसका क्वेश्चन और आंसर तो साथ में है, तो ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। ये प्रश्न कहता है कि विलयन, विलायक और विलय से आप क्या समझते हैं। विलयन, विलायक और विलय से आप क्या समझते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसे विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलयन के मुख्य 2 भाग हैं, विलायक और विलय। विलायक और विलय मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी जस्ट हमने विलयन बनाया था चीनी और पानी, इससे क्या बना, चीनी का शरबत। नमक प्लस पानी से क्या बनता है, नमक का घोल। उसी प्रकार से हवा भी एक प्रकार से, हवा में क्या होता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसेस भी होते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, समांगी। समांगी का मतलब क्या है, तो समांगी मतलब पूरे मिश्रण में संघटन और गुण एक समान हो, हर हिस्से में वही स्वाद वही रंग हो। जैसे चीनी, ऐसा थोड़ी हुआ है कि ऊपर पिए हैं तो तीत लगा है, फिर बाद में पिए तो मीठा लगा, ऐसा नहीं हुआ। अगर मीठा है तो पहली घूंट भी मीठा लगा होगा, अंतिम घूंट भी मीठा ही लगा होगा। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांगी। यहाँ आप देख सकते हैं चीनी के कण हैं, वाटर है, मिलकर के विलयन शरबत बन गया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो विलयन की जानकारी थी, ये है विलायक। तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जिसमें विलय घुलता है, ये विलयन की भौतिक अवस्था तय करता है। मतलब विलयन में जिसका मात्रा ज़्यादा होता है, जिसमें विलय घुलता है, उसे विलायक कहते हैं। और ये विलयन की भौतिक अवस्था भी तय करता है। अगर पहचान के लिए बात करें, जो ज़्यादा हो वही विलायक है, जो ज़्यादा है वही विलायक। जैसे अभी चीनी पानी में क्या ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था, पानी विलायक। उदाहरण के लिए चीनी के शरबत में पानी विलायक है क्योंकि पानी ज़्यादा है। टिंचर आयोडीन में एल्कोहल विलायक है क्यों, और आयोडीन विलय क्योंकि एल्कोहल का मात्रा ज़्यादा होता है। 50% एल्कोहल 50% पानी में जिसे विलयन कहा जाए तो वही विलायक लेता है।
मान लेते हैं। वहाँ पर क्या मानेंगे, तो वहाँ पर जल को विलायक मानेंगे। क्यों? क्योंकि जल जो है यह एक सार्वत्रिक विलायक है। समझिए, सार्वत्रिक विलायक, पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पदार्थ को घुलाता है। यहाँ पर विलायक कौन हो जाएगा, पानी हो जाएगा। भले दोनों का मात्रा सेम है लेकिन विलायक पानी ही होगा। चलिए, अब तीसरा है विलय। विलयन का वह घटक या वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और जो विलायक में घुल जाता है। पहचान के लिए जो कम है वही विलय है ना। उदाहरण के लिए अगर नमक का घोल बनाते हैं तो नमक क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर यानी आर्गन विलय है, नाइट्रोजन विलायक। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड विलय होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण या विलयन क्या है ना। तो इधर है समांगी, इधर है विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे विलयन जिसका संघटन और गुण पूरे विलयन में एक समान हो उसे समांगी मिश्रण या वास्तविक विलयन कहते हैं। लेकिन अगर विषमांगी की बात करेंगे तो ऐसे विलयन जिसका संघटन और गुण पूरे में एक समान ना हो उसे विषमांगी मिश्रण या मिश्रण कहते हैं, इसे विलयन नहीं कहते हैं। अगर समांगी के लक्षण की बात करेंगे तो एक ही प्रावस्था यानी पूरे में सिर्फ एक फेज दिखता है, आँख से या सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग घटक नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा परावस्था दिखता है या दो या ज़्यादा फेज दिखते हैं, अलग अलग घटक आँख से दिख जाते हैं। अगर कण की बात करेंगे तो इसमें विलय के कण बहुत छोटे होते हैं यानी लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं विलय के कण। लेकिन इसमें विलय के कण ज़्यादा होते हैं, इसमें विलय के कण 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है ना। अगर बात करते हैं तो आप इसे फिल्टर नहीं कर सकते। आप चीनी पानी घोल करके फिर छान करके चीनी को अलग कर दीजिए, पानी को अलग कर दीजिए, हो सकता है? कभी नहीं संभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इसे फिल्टर हो जाता है, छान कर अलग कर सकते हैं। अगर अस्थाई की बात करें तो कण तल में नहीं बैठता है। चीनी जब पानी में पूरा घुल जाएगा तो तल में नहीं बैठेगा, लेकिन कुछ देर रखने पर कण तल में बैठ सकता है। अगर बात करेंगे समांगी मिश्रण की तो ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर वाटर और सॉल्ट यानी पानी और बालू को मिलाया गया है, लेकिन इसमें हम लोग मिला रहे हैं चीनी, वाटर, लेमन यानी चीनी, पानी और नींबू। ये क्या बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा ना। और ये क्या बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? तो एक निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की उतनी अधिकतम मात्रा हो जितना उस ताप पर घुल सकती है, और जिसमें और विलय डालने पर वह नहीं घुलता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आप पानी में वो चीनी डाल रहे हैं, घुला रहे हैं, 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 ऐसे फेंट रहे हैं। एक चीनी डाल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगा। तो जब चीनी घुलना बंद कर देगा और ताप से में, तब जो विलयन बना है उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अगर ट्रिक के भाषा में समझे तब पेट भर गया, विलयन अब नहीं खा सकता, इसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए अब अच्छा प्रश्न आया है। अब प्रश्न कहता है कि आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन और फॉर्मलता और नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयतन प्रतिशत, जिसे वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। यह बताता है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में विलय के कितने मिलीलीटर घुले हैं।
इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब विलयन और विलायक दोनों द्रव्य हो, यानी सूत्र में कहेंगे कर सकते हैं विलय का द्रव्यमान बट्टे विलय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुने 100 या मिलीलीटर बट्टे मिलीलीटर गुने 100। अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करेंगे तो यह विलयन के प्रति 100 मिलीलीटर में घुले हुए विलय के द्रव्यमान यानी ग्राम में को प्रदर्शित करता है। यह प्रयोगशाला में बहुत प्रचलित है, विशेषकर जब एक ठोस विलय को किसी द्रव्य में घुलाया जाता है। उसका आता है पार्ट पर मिलियन, ppm भी शॉर्ट में जिसे कहा जाता है। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम हो यानी अति सूक्ष्म हो तब सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता है। यह विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय की संख्या को व्यक्त करता है। आता है फॉर्मलता। फॉर्मलता का उपयोग आयनिक यौगिकों के लिए किया जाता है जो विलयन में आयनिक रूप में नहीं रहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को ही हम लोग फॉर्मलता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ से आएगा, अब आ गया है अपना क्या है ये प्रेशरनी दाब। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो चलिए हम लोग अच्छा यहाँ से हम लोग यहाँ तक बता दिए हैं, पेज संख्या 16 तक। यहाँ से हम लोग अगले दिन डिस्कशन करेंगे प्रतिलोम प्रासरण या आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक विलयन को परिभाषित करें। यहाँ से हम लोग अगले दिन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।